हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मेरा ये आज का वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। कल विज्ञान की परीक्षा है और बच्चों ने अभी अपनी अच्छे प्रकार से तैयारी कर ली होगी और रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन करते समय आप मैं कुछ क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को भी आप रिवीजन करके जाएं क्योंकि ये बोर्ड की वेबसाइट पर दिए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इनको भी देख लें। मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें आप देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लीजिए और उसको आप करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक छात्र ने एक प्रयोग किया जिसमें लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के घोल में डाली गई। देखे गए परिवर्तन की व्याख्या और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें और विश्लेषण करें कि यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया क्यों कहलाती है। ये इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, तो क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उचित ठहराइए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक उदाहरण देकर समझाएं कि असंतुलित अभिक्रिया कैसे वास्तविक अभिकारों और उत्पादों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाना अपने अपशिष्ट जल में लेड नाइट्रेट छोड़ता है और नदी में मिल जाता है। जब मिट्टी में मौजूद पोटेशियम आयोडाइड इस जल में अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी और इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें और इस क्रिया का पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा करें। क्वेश्चन देखते रहिए। जो चौथा क्वेश्चन है आपके सामने है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोगशाला प्रयोग में एक छात्र ने चाइना डिश में कॉपर पाउडर को गर्म किया, पाउडर काला हो गया। इस अभिक्रिया की व्याख्या और संतुलित समीकरण लिखें और बताएं कि जब हम इस काले यौगिक पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करते हैं तो क्या होगा। हमारा अगला चैप्टर है एसिड बेस, अम्ल क्षार और लवण। इससे प्रश्न है, एक किसान को पता चलता है कि उसकी मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो गई है जिससे फसल खराब हो रही है। इस अम्लता को कम करने के लिए आप कौन कौन से उपाय सुझाएंगे। संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करें। इस प्रश्न को इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पेट में पीएच का संतुलन बनाए रखना क्यों आवश्यक है। अत्यधिक अम्लता में क्या प्रभाव हो सकते हैं, इससे रासायनिक रूप कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अपशिष्ट प्राय अम्लीय होते हैं, प्रदूषण का कारण बनते हैं। ऐसे अपशिष्टों को जल स्रोतों से छोड़ने से पहले उपचारित करने के 2 तरीके सुझाएं और समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेकर केक में अत्यधिक मात्रा में बेकिंग सोडा मिला दे तो इसका अंतिम उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे रासायनिक रूप से समझाएं और सुधार का उपाय बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी कंटेनर में क्यों रखा जाता है। यदि यह नमी के संपर्क में आ जाए तो क्या होगा और इसे रासायनिक अभिक्रिया सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करना चाहता है। इस प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया और आवश्यक सावधानियों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के पीएच को मापने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। यदि पीने के पानी का पीएच 5.5 हो तो क्या इसे सुरक्षित माना जाएगा, इसका औचित्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों घरेलू उपयोग किया जाता है, इसके रासायनिक सूत्र, निर्माण विधि और उपयोगों में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा पीएच सामान्य वर्षा की तुलना में कम क्यों होता है, इसके पर्यावरणीय प्रभाव की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को पानी में मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, इसे किस उद्योग में कैसे प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अवधारणा का उपयोग करके व्याख्या करें कि धातु विद्युत और ऊष्मा का संचालन अधातुओं की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाशीलता श्रेणी विस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी करने में कैसे सहायक होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों को उदाहरण सहित तुलना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु एक्स तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। एक्स की पहचान करें और अपनी उत्तर को क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि एल्यूमिनियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है फिर भी यह आसानी से संक्षारित क्यों नहीं होती, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुनार आभूषण बनाने के लिए सोने को प्राथमिकता देता है लेकिन थोड़ी मात्रा में तांबे का भी उपयोग करता है, कारण स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह जस्ता तांबे की तनु अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता की तुलना करते हैं, हेतु प्रयोग डिजाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के जंग से बचाव के 3 उपाय सुझाएं और उनके कार्य सिद्धांतों को समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के बर्तन के समय के साथ हरा परत क्यों विकसित करते हैं, या परत किससे बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पानी में नहीं, इस कथन पर अपने उचित ठहराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन अयस्क में लोहे के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रमुख चरणों को दर्शाने वाला एक प्रवाह चार्ट बनाइए।
हमारा अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब इसमें से पहला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों की बड़ी संख्या के अस्तित्व के लिए कैसे जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन, एल्किन, एल्काइंस के आणविक संरचनाओं में अंतर को उदाहरण के साथ समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल के रासायनिक गुणों की तुलना करनी है। अगला प्रश्न है, सजातीय श्रेणी का महत्व उदाहरण सहित समझाइए। यह कार्बनिक यौगिकों के व्यवस्थित अध्ययन में कैसे सहायक होता है। अगला प्रश्न है, यह प्रमाणित कीजिए कि कठोर जल में साबुन डिटर्जेंट की तुलना में कम प्रभावी होता है। इंग्लिश में भी इधर दिया गया है। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंधन उनकी विविध विशेषताओं को कैसे योगदान देता है, उदाहरण सहित समझाइए। समझाइए कि कार्बन यौगिकों की दहन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रयुक्त होती हैं। प्रयोगशाला में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भेद करने की विधि प्रस्तावित कीजिए। किसी कार्बनिक यौगिक के गुणों को निर्धारित करने में क्रियात्मक समूह की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एथेनॉल का उद्योगों में व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसे एक ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक रसायन में योग एवं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भूमिका को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है कि एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के लिटमस पेपर पर प्रभाव की तुलना करें और इसके पीछे के कारण बताएं। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक साबुन और एक डिटर्जेंट का घोल उपलब्ध है। आप कैसे पहचानेंगे कि चिकने कपड़ों की सफाई में कौन अधिक प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉइक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल क्यों कहा जाता है जबकि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और कारण से बताइए। क्वेश्चन है, औषधि उद्योग में कार्बन यौगिकों की भूमिका पर चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया को उत्पन्न संभावित उत्पादों की भविष्यवाणी करें। अगला प्रश्न है, यह प्रमाणित कीजिए कि यौग अभिक्रियाएं केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही क्यों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी यौगिक का आणविक सूत्र C3H6O है तो इसके संभावित क्रियात्मक समूह की पहचान करें और उनके गुणों को समझाएंगे। दूसरी इकाई यूनिट 2 पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, अमीबा और मानव में पोषण की प्रक्रिया तुलना करें और भेद स्पष्ट करें। इस तुलना में से हम जीवों की जटिलता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक पोषक तत्वों की कमी का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का मूल्यांकन करें और ये कभी अलग अलग अंग प्रणालियों को के कैसे प्रभावित करते हैं, सभी कैसे प्रभावित करेंगे अलग अलग अंगों को। यदि एक पौधे को अंधेरे कमरे में रखा जाए तो समय के साथ उसकी वृद्धि और अनुवर्ती गति में क्या परिवर्तन होगा, इसका पूर्वानुमान लगाकर व्याख्या करें। यदि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए तो उसके तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया कैसे प्रभावित होगी, अपने उत्तर को तर्क सहित स्पष्ट करें। एक प्रयोग की रूपरेखा बनाएं जिससे कि प्रदर्शित किया जा सके कि ऑक्सीजन पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है। आपके प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन है कि रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय में क्या अंतर है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में प्रतिवर्ती क्रियाओं के महत्व को समझाइए, विकास की दृष्टि से कैसे लाभदायक हैं। क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ विधि सुझाएं, अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक तर्कों के साथ स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता यौन संचारित रोगों HIV एड्स की रोकथाम में कैसे मदद करती है, विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों ने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव कैसे रखी, उनके नियम वास्तविक जीवन के प्रजनन प्रथाओं में कैसे लागू होते हैं। अब हमारी अगली यूनिट पे चलते हैं, यूनिट 3, जिसमें से कि आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि कोई वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो दर्पण सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन प्रकृति को ज्ञात करिए। साथ ही अपने उत्तर को नामांकित किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि यदि वस्तु को दर्पण के और निकट लाया जाए तो प्रतिबिंब की विशेषताओं में क्या परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है कि एक चालक अपनी कार के पीछे देखने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण लगाता है। एक दिन वह देखता है कि उसके पीछे चल रही कार का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब क्वेश्चन आता है, कार वस्तु की दर्पण दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की दर्पण से दूरी बतानी है। दूसरा, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और विशेषताएं, आकार, प्रकार और स्थिति बतानी है। अगला प्रश्न इसी में निकल के आता है कि पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण के उपयोग को इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता के आधार पर उचित ठहराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी
सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। एक वाहन में पश्च दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। एक ट्रक को दर्पण में देखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वास्तविक ट्रक के आकार का 1/3 दिखाई देता है तथा प्रतिबिंब सीधा आभासी होता है। दर्पण सूत्र का उपयोग करते हुए वस्तु की दूरी, ट्रक की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है। सेकंड इसमें आता है कि इस उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताओं, आकार और प्रकृति की व्याख्या करें। ये न्यूमेरिकल आप अच्छी प्रकार से कर लें। तीसरा इसमें आता है वाहन में उत्तल दर्पण के उपयोग के महत्व का मूल्यांकन। वाहन चालक को अधिक व्यापक और दृश्य क्षेत्र प्रदान करने के दृष्टिकोण को बताना है यहाँ पर। अगला प्रश्न इसमें आता है, एक व्यक्ति अपने दृष्टि दोष संशोधन के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का उपयोग करता है। प्रयुक्त अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात करनी है। अवतल लेंस की शक्ति P आपको ज्ञात करनी है। तो अगला प्रश्न आता है, निकट दृष्टि दोष को सुधारने में अवतल लेंस की भूमिका को समझाएं और यह रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब को केंद्रित करने में कैसे सहायता करता है। इन क्वेश्चनों को जरूर आप करके जाएं। दृष्टि दोष संशोधन के लिए अवतल लेंस के उपयोग की सीमाओं पर चर्चा करें और निकट दृष्टि दोष के गंभीर प्रकरणों में वैकल्पिक सुधारों की उपायों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है और वायु में प्रकाश की गति 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो अपवर्तनांक के सूत्र का उपयोग करते हुए कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। ये न्यूमेरिकल है। फिर आता है, समझाएं कि पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश की गति को कैसे प्रभावित करता है और विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए प्रकाश का व्यवहार कैसे बदलता है। इसी में क्वेश्चन आता है कि एक वास्तविक जीवन परिदृश्य का वर्णन करें जहां विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन देखा जा सकता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के 3 गुना बड़ा बनाता है। प्रश्न आता है इसमें, उत्तल लेंस के लिए लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी के पदों में आवर्धन सूत्र को सिद्ध करना है। और दूसरा है कि आवर्धन सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करनी है। फिर आता है लेंस समीकरण का उपयोग करके उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु 50 सेंटीमीटर अपनी दृष्टि सुधारने के लिए वह अवतल लेंस का उपयोग करता है। आवश्यक लेंस की शक्ति ज्ञात करें। एक किरण आरेख के माध्यम से दृष्टि सुधार को चित्रित भी करना है, चित्र भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि भौतिकी के प्रयोग में प्रकाश के विभिन्न माध्यमों से गुजरने पर उसके व्यवहार के समझने को प्रयास कर रहा है। वह एक आयताकार कांच की पट्टी का और जल की टंकी का उपयोग करता है। उद्देश्य यह है कि यह अध्ययन किया जाए कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है और फिर कांच से जल में जाता है तो अपवर्तन कोण में क्या बदलाव आता है। कांच का अपवर्तनांक है 1.5 और जल का अपवर्तनांक है 1.33। तो स्नेल के नियम पढ़ लीजिए। स्नेल का नियम ये आ सकता है परीक्षा में। तो स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए जब प्रकाश कांच के में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। दूसरा, जब प्रकाश कांच से जल में जाता है तो अपवर्तन कोण में क्या बदलाव होता है। तीसरा, वायु से कांच और फिर जल में जाते हुए प्रकाश की दिशा अपवर्तनांक में बदलाव का प्रभाव चित्र द्वारा समझाना है। अगला है, दैनिक जीवन में अपवर्तन के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर चर्चा करनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक छात्र एक पतले उत्तल लेंस के साथ क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। वह वस्तु को 12 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के सामने रखता है और देखता है कि प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनता है। छात्र लेंस सूत्र का उपयोग करके लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करता है, बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति का विश्लेषण करता है। अब लेंस सूत्र का उपयोग करके उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको। दूसरा, बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक या आभासी और स्थिति का विश्लेषण करना है आपको। फिर आता है, अगर वस्तु की दूरी 24 सेंटीमीटर कर दी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। और यह भी समझाना है कि लेंस का जो सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u किस प्रकार के लेंस से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात होने पर प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का सही अनुमान लगाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष प्रकाश के विचलन के कारण बनता है। यदि लाल प्रकाश के लिए जल का अपवर्तनांक 1.331
और बैंगनी प्रकाश के लिए 1.343 हो तो जल में इन दोनों प्रकाश की गति का अंतर ज्ञात करना है। निर्वात में प्रकाश की चाल गति यहां पर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण का उपयोग और सौर कुकर में किया जाता है। समझाइए कि यह दर्पण सूर्य के प्रकाश के केंद्रित करने में कैसे मदद करता है। इसके फोकस दूरी और गर्म करने की क्षमता पर इसके प्रभाव का वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी दर्पण में किसी वस्तु का आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब देखता है। प्रयुक्त दर्पण के प्रकार की पहचान करें और इसे चित्र सहित समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा क्यों दिखता है। चित्र सहित बताना है। अगली यूनिट में चलते हैं, यूनिट 4 में। क्वेश्चन है, एक चालक प्रतिरोध तापमान के साथ कैसे बदलता है। एक वास्तविक जीवन के उदाहरण के साथ स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण करें कि घरेलू परिपथों में विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बजाय समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीटर और एक बल्ब की दरें 1000 वाट और 100 वाट हैं। 5 घंटे में इनकी ऊर्जा का खपत का मूल्यांकन करना है। उनके परिचालन के लागत की तुलना करना। ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग तैयार करें। इस प्रयोग को करते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, ये भी बताएं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति घर में विद्युत धारा के संपर्क में आता है तो तत्काल क्या सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। ऐसे हादसों को रोकने के लिए घरेलू विद्युत परिपथों में क्या सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज की क्या भूमिका है। फ्यूज की भूमिका पर चर्चा करिए। उपयुक्त रेटिंग का फ्यूज चुनना क्यों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि टोस्टर और विद्युत आयन इस्त्री, जो विद्युत आयरन जिसको प्रेस बोलते हैं आप, में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की तुलना करें। इनमें से कौन अधिक ऊर्जा की खपत करेगा और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र 3 प्रतिरोधों का उपयोग करके एक विद्युत परिपथ बनाता है और गणना द्वारा प्राप्त तुल्य प्रतिरोध के आधार पर परिणाम की अपेक्षा करता है, किंतु प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त परिणाम गणना द्वारा प्राप्त परिणाम में काफी अंतर आता है। विश्लेषण कीजिए कि परिपथ में संभावित त्रुटियां कौन कौन सी हो सकती हैं। उपयुक्त तर्क सहित सुधार प्रस्तावित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करता है। एक प्रयोग के साथ इसको स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चल कुंडली धारामापी में धारा प्रभावित कर जाती है तो यह विक्षेपित होता है। इस घटना का विश्लेषण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके करना है तथा स्पष्ट कर कीजिए कि यदि धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट दी जाए तो विक्षेप की दिशा और परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्लेषण करें कि वोल्टेज और प्रतिरोध में परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में व्यय होने वाली शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है। इस विश्लेषण के आधार पर विद्युत शक्ति वोल्टेज प्रतिरोध के बीच गणितीय संबंध व्युत्पन्न करें। साथ ही इस संबंध का वास्तविक जीवन के विद्युत उपकरणों में भौतिक महत्व भी स्पष्ट करें। फिर एक क्वेश्चन आता है, एक रेफ्रिजरेटर की क्षमता 500 वाट तथा एक एयर कंडीशनर की क्षमता 2000 वाट, यदि दोनों उपकरणों का उपयोग प्रतिदिन 5 घंटे किया जाए और माह में कुल 30 दिन चलाया जाए तो प्रत्येक द्वारा उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट प्रति घंटा में गणना करनी है और 7 रुपए यूनिट किलोवाट घंटा की दर से मासिक बिजली में उनके योगदान का विश्लेषण करना है। अपनी गणनाएं जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर निर्णय लें कि ऊर्जा उपयोग की दृष्टि से कौन सा उपकरण अधिक किफायती और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लघुपतन होने के वैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण करें। घरेलू और औद्योगिक परिस्थितियों में लघुपतन से होने वाली संभावित खतरों का मूल्यांकन करें। विद्युत खतरों को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी निवारक उपायों सुरक्षा तकनीकों के लिए सुझाव दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर के लिए ऐसा समग्र विद्युत परिपथ डिजाइन कीजिए जिसमें आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं जैसे अर्थिंग, फ्यूज, एमसीबी तथा उपयुक्त वायरिंग सम्मिलित हो। प्रत्येक घटक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यह सुरक्षा और कार्यक्षमता कैसे सुनिश्चित करता है। साथ ही यह विश्लेषण करें कि यह डिजाइन विद्युत सुरक्षा मानकों का कितना पालन करता है और उसमें क्या सुधार संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च शक्ति वाले उपकरण को निम्न शक्ति रेटिंग वाले फ्यूज से जोड़ा जाए तो क्या होगा। फ्यूज के नष्ट होने, अधिक गर्मी होने या उपकरण को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन है कि सुरक्षा, पुनः उपयोग और प्रतिक्रिया समय के आधार पर सर्किट ब्रेकर और फ्यूज की कार्यप्रणाली की तुलना कीजिए और उनका मूल्यांकन कीजिए कि किस प्रकार की विद्युत परिपथों में
सर्किट देकर फ्यूज की तुलना में अधिक लाभकारी होता है और क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक आवासीय भवन के लिए एक विद्युत सुरक्षा योजना तैयार कीजिए। भवन के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत भार के प्रकार, उपयोगकर्ता की सुरक्षा, रखरखाव और लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि आप सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में से किसे प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और आयरन इस्त्री प्रेस जैसे उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरणों से युक्त एक घर के लिए एक समग्र वायरिंग योजना तैयार कीजिए। इसमें अर्थिंग, एमसीवी और भार वितरण जैसी सुरक्षा विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामीण घर में जहां विद्युत आपूर्ति सीमित है, 40 वाट 100 वाट के दो बल्बों को 220 वोल्ट की आपूर्ति में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। शक्ति, क्षय और प्रतिरोध के आधार पर विश्लेषण कीजिए कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। फिर सर्वोत्तम प्रकाश दक्षता के लिए इस व्यवस्था को पुनः डिजाइन कीजिए और अपने परिवर्तनों को उपयुक्त गणनाओं और तर्क के साथ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1500 वाट 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक हीटर घरेलू परिपथ में संयोजित किया गया है और आपको अब बताना है हीटर का प्रतिरोध और इसमें प्रभावित धारा की गणना करनी है। यदि घरेलू वायरिंग में 10 एम्पियर का फ्यूज उपयोग किया गया है तो मूल्यांकन कीजिए क्या यह हीटर फ्यूज को बिना ट्रिप किए परिपथ में कार्य कर सकता है या ग है। यदि नहीं तो सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए परिपथ या उपकरण में कोई संशोधन सुझाव दीजिए। अपने उत्तर को गणनाओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। गणना मतलब कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ ऊपर देख लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल है, एक घरेलू सर्किट को 10 एम्पियर की अधिकतम धारा वहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि 2 किलोवाट का हीटर और 1.5 किलोवाट का आयरन 220 वोल्ट की आपूर्ति पर एक साथ चलाए जाएं तो दोनों उपकरणों द्वारा ली गई कुल धारा की गणना करनी है। दूसरा, यह मूल्यांकन कीजिए कि क्या यह संयोजन सुरक्षित रूप से सर्किट में चलाया जा सकता है या फ्यूज पिघल जाएगा, या यदि यह संयोजन सुरक्षित नहीं है तो एक वैकल्पिक उपयोग योजना तैयार कीजिए जिससे दोनों उपकरणों को कुशलता से उपयोग हो सके। अपने उत्तर को गणनाओं व तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक और न्यूमेरिकल है, यदि आपके पास 500 फेरों वाली 0.2 मीटर लंबी परिनालिका है जिसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। मान यहाँ पर दिए गए हैं, मान देख लीजिए। यदि इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि करनी है तो किन किन मानकों जैसे फेरों की संख्या, धारा, लंबाई में परिवर्तन करके चुंबकीय क्षेत्र को दुगना किया जा सकता है। अब हम अपनी अंतिम यूनिट 5 पे चलते हैं। एक शहर प्रतिदिन लगभग 5000 टन कचरा उत्पन्न करता है। इसमें कुछ जैव निम्नकरणीय और कुछ अजैव निम्नकरणीय कचरा होता है। एक पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में एक कचरा प्रबंधन प्रणाली डिजाइन करें और कुशलतापूर्वक कचरे को अलग करें, संसाधित करें और न्यूनतम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्षरण पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। ऐसे समाधान प्रस्तावित करें जो एक देश ओजोन परत के क्षरण को कम करने के लिए अपना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके क्षेत्र की एक नदी, उसमें औद्योगिक कचरे का निस्तारण किया जाने के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो गई। एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में कारणों का विश्लेषण करें और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने का उपाय बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव का किसान अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करता है जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी हो रही है और जल प्रदूषण हो रहा है। एक वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल कृषि योजना प्रस्तुत करें जो कृषि उत्पादन को बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई शहरी क्षेत्रों में अनुचित कचरा निस्तारण की समस्या होती है। अनुचित कचरा निस्तारण के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभावों का विश्लेषण करें और इसके समाधान के लिए एक सामुदायिक योजना तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श पर्यावरण अनुकूल स्कूल का मॉडल विकसित करें जो कचरा उत्पादन को कम करे और स्थिरता को बढ़ाया दे। समझाएं कि इस मॉडल को व्यवहारिक रूप में कैसे लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नकरणीय कचरा प्राकृतिक रूप से विघटित होता है जबकि अजैव निम्नकरणीय कचरा वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है। उनके पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभावों की तुलना करें और अजैव निम्नकरणीय कचरे के प्रबंधन के लिए नवीन सुझाव तरीके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लास्टिक को विश्व स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया जाए तो उद्योगों और उपभोक्ताओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्लास्टिक बदलने के लिए एक वैकल्पिक सामग्री का सुझाव दें और अपने चयन को उचित ठहराएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है? किसी शहर के लिए इसके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कार्य योजना तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ई कचरा बन जाते हैं जिससे पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ता है। ई कचरे के प्रभावों का विश्लेषण करें और एक नीति प्रस्तुत करें जो ई कचरे के जिम्मेदार निस्तारण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे। तो बच्चों, ये थे विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें आपको परीक्षा से पहले जरूर देख लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक इन प्रश्नों को तैयार नहीं किया है तो आज ही इसकी रिवीजन जरूर कर लें, कल सुबह इसकी रिवीजन कर लें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी तैयारी पूरी कर सकें। आप सभी को विज्ञान की परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।